और एक वो डिफ्रेक्शन है जिसमें सोर्स, स्लिट और स्क्रीन बहुत ज्यादा दूरी पर रखे होते हैं, अपने को लेंसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब एक मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके सुपरपोज करती है ना बेटा, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। आप करके देखो, मजे आते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ऑटोमेटिकली मजा डबल हो जाता है। हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यार चैनल पे ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स का वन शॉट आ चुका है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे। और अब क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट का, तो ये रहा यार आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यार ओवरव्यू में ये देखो वेव ऑप्टिक्स में आपने को करना क्या है। जैसे यार इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मेजर 3 टॉपिक्स है इस चैप्टर के, जिसमें से पोलराइजेशन टॉपिक अब की बार तो पेपर में नहीं आ रहा। यानी अपने को क्या करना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रॉपर डिटेल में होगा बेटा। ये प्रॉपर डिटेल में होगा, इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा, जो आपको नहीं करवाया जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले बच्चों, जब हमारा ये वेव ऑप्टिक्स आ रहा था तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि सर लाइट जो है ना उसकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। उसने कहा सर लाइट जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हमने कहा ठीक है यार। और उसके बाद फिर हाइजेंस की वेव थियरी आई, ठीक है ना। उसके बाद यंग्स और फ्रेनेल आई, जिन्होंने आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, उन्होंने वेव थियरी के बारे में बताया। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, वही किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड आपस में डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। ये तो चैप्टर 8 में इसका पूरा वन शॉट भी होगा। और अभी मॉडर्न फिजिक्स में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, चैप्टर 11 में ही आ जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये भी आपको वहां पढ़ा दिया जाएगा, या चैप्टर 12 में भी कुछ हिस्सा है। शुरुआत करते हैं बच्चों इंटरफेरेंस से पहले कुछ चीजें जानने की। जैसे सबसे पहला पार्ट है बच्चे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है बच्चे? एक बच्चे ने बोला कि सर आप ना ऐसा करो, लेफ्ट में आ जाओ, पूरी स्क्रीन दिखनी चाहिए। मैं ऐसे पता है क्यों आया हूं बेटा, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ना ले सको। ये वो टाइम ही नहीं है जहां पर हम स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ये वो टाइम है बेटा जहां पर यार अपने को देखना, अच्छा सर ने वेव फ्रंट बोला, ओके दिस इज वेव फ्रंट, ऐसे करके रिविजन हो रही है बेटा। हाँ, एक बार वन शॉट्स कंप्लीट कराने के बाद, इंग्लिश के पेपर के बाद रिवीजन फिर कराऊंगा, बट स्टिल आपको ना बहुत तरीके से देखना है, ओके, और बहुत प्यार से फटाफट खत्म कर देना है। Continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. देखो भाई, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, मान लेते हैं कभी किसी बच्चे का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप समझते हो? अब समुंदर के किनारे एक दीवार पर बैठ के पत्थर लेकर और ऐसे समुंदर में फेंक दिया उसने। जब वो ये स्टोन ऐसा ड्रॉप करता है तो आपको ऐसे सर्कुलर से पैटर्न्स दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? असल में सोर्स था, और सोर्स से क्या हुआ, एनर्जी निकली, एनर्जी ट्रैवल करी गई सभी डायरेक्शंस में। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, आफ्टर सम टाइम हमने कुछ पार्टिकल्स को उठाया, हमने कुछ पार्टिकल्स को लिया, देखा यार these particles are vibrating in the same phase at any given instant, और हमने इन सभी पार्टिकल्स के अक्रॉस एक बाउंड्री बनाई और कहा दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बोलूं, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बोलूं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपका, ये डिपेंड किस पे करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका स्फेरिकल, ये आपका क्या बच्चे, स्फेरिकल, ये आपका स्फेरिकल। देखिए सोर्स ऐसा है, मैंने कहा ठीक है। अगर जैसे जो हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब, इससे सभी डायरेक्शन में एनर्जी स्प्रेड हो गई, ठीक है ना, ऐसे करके सभी डायरेक्शन में एनर्जी स्प्रेड हो गई। आपने देखा इधर ये ऐसे करके एनर्जी तो सभी डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे करके, ऐसे करके इक्वल दूरी पर
वो सभी पार्टिकल्स का हमने कॉन्टिन्यूअस लोकस लिया, यानी अपना बाउंड्री लिया, एंड दिस इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। दिस इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल के बाद बच्चे एक आपका आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक आपका आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक आपका आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, ये सिलेंडर है बच्चे, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, मैंने कहा ठीक है, यानी इधर क्या होगा, सोर्स कैसा होगा, प्लेनर सोर्स, इधर सोर्स कैसा होगा, प्लेनर। यहां पर सोर्स कैसा है, स्फेरिकल, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो इधर जैसे अपना ट्यूबलाइट होता है ना बच्चे, सोर्स क्या होगा आपका, स्फेरिकल, आपका सोर्स होगा स्फेरिकल बच्चे। इधर इधर प्लेनर, उधर स्फेरिकल। देखिए सभी डायरेक्शन में ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बाकी इधर से तो आपको पता चली गई, चाहे इधर हो चाहे आपका इधर हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी सोर्स कैसा है आपका, प्लेनर। सोर्स कैसा है आपका, प्लेनर। एग्जाम्पल के तौर पे ट्यूबलाइट देख सकते हो, ट्यूबलाइट से सभी डायरेक्शन में लाइट जाती है। जो बल्ब होता है वो चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में ऐसा कर देता है। एक चीज पूछ रहा हूं, सर्कल को जितना बड़ा 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 करते जाएंगे ना, वो वैसी प्लेन होता जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चे अगर आप देखोगे, इस सर्कल को बड़ा कर दो, बहुत ज्यादा इंफिनिटी तक ले जाओ, फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो प्लेन है, एक सीधी लाइन है। अर्थ भी तो स्फेरिकल फॉर्म में है, फिर भी अपने को नहीं लगता ना, अपने को सीधा ही लगता है क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी। तो आप ये कह सकते हो एक तीसरी लाइन में कि सर व्हेन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट advances to infinity, or cylindrical wave front advances to infinity, then when spherical or cylindrical wave front advances to infinity, then wave front formed is planar, तब वेव फ्रंट जो बनता है बच्चे वो प्लेनर बनता है। देन वेव फ्रंट फॉर्म्ड इज प्लेनर। यानी आप देखिएगा भाई बहुत इंफिनिटी तक आपकी रेस जा रही है, तो अब आपने यहां से जो ये बनाया दैट इज प्लेनर। दिस इज व्हाट, प्लेनर वेव फ्रंट। ऐसा पूरा शीट जैसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। सो दिस इज योर प्लेनर वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के बारे में आप सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या होता है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर। These are types of wave front. मैंने यहां पर कर दिया स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हो बच्चे, तो अब हमारे पास आता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन ने क्या बोला, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाइजेन कहते हैं सर एक चीज देखना, मान लेते हैं मेरे पास, अच्छा इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक दो प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके डेडिकेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उस पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बच्चों एक काम आपको और करना है, नीचे ही लिंक दिया होगा, मेरे चैनल का नाम विनोद कुमार बहेल, उस लिंक में हमारा IIT JEE का डेडिकेटेड कंटेंट आ रहा होगा अब बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो आप उस चैनल को भी कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए भाई हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं बच्चों। इसने कहा सर जो हमारा वेव फ्रंट होगा, मैंने कहा बना लेते एक बारी वेव फ्रंट, कोई भी, चाहे स्फेरिकल चाहे प्लेनर आपकी मर्जी, कोई भी, चाहे स्फेरिकल चाहे प्लेनर आपकी मर्जी। इस वेव फ्रंट के ऊपर बच्चे, इस वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा ना बेटा, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। देखिए एक पॉइंट, दो पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स यहां पर है, एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। किसके लिए, फॉर सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। समझ में आया? इसकी कहने का मतलब यह है बच्चे कि यार यहां से भी ना वेव्स निकलेगी, यहां से भी, हर एक सोर्स अपनी एलिजिबिलिटी रखता है वेव्स निकालने के। समझ में आया कि नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा क्योंकि मीडियम सेम है। कुछ टी टाइम बाद मैंने आर्क लगाया यहां पर, ठीक है ना, कुछ टी टाइम बाद मैंने आर्क लगाया और उस आर्क के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक टेंजेंशियल कर्व ड्रॉ किया, ये मेरा सोर्स वेव फ्रंट था, ये वाला मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, बात समझो क्या बोला उसने,
कह रहा है सर हाइजन प्रिंसिपल कहता है कि ऑन अ गिवन वेव फ्रंट ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। बात समझ में आ गई? और जो नया वेव फ्रंट बना वो कहां से बना बेटा? आफ्टर फॉर्मिंग अ फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवेलप ऑन दोज कर्व्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो सेकेंडरी वेवलेट्स है मेरी, उनको आपने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइन बनाई, दैट इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है हर एक चीज। अब ये वन शॉट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, बस करने की जरूरत है। इसके बाद आपका ये चैप्टर बचना नहीं चाहिए कुछ भी। गॉट इट गाइस? तो ये आपका हो गया। जरूरी थोड़ी स्फेरिकल हो। देखो पॉइंट को फिर से देखो, यही पे लर्न कर लेते हैं। हमारे पास एक वेव फ्रंट है, मैंने कहा ठीक है। हाइजन कहते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। अच्छा, यहां से रेज निकलेगी ऐसे करके। बात समझ में आ? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं सर। आपने क्या किया, ये जो कर्व बनाए थे, आपने इसके लिए एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ किया? टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करी। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, सॉरी, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? ये जो आपका है, इधर आप ध्यान से देख पाना, ये जो है ना, ये रे होता है बेटा। रे क्या है? वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक हिसाब से। तो रे जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे जो होता है, याद रखना, हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बच्चे, रे हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट गाइस? एक बच्चे ने सवाल किया, सर आप आगे एनवेलप बनाया, पीछे क्यों नहीं बनाया? वाई ओनली आगे, वाई नॉट पीछे? बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी। तो यहां से अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज और कर रहे हैं। एक लाइन लिखवाता हूं आपको कि सर नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। कोई पीछे वाला वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है बच्चे। नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। ऐसा क्यों? देखो भाई, ये जो पीछे वाला वेव फ्रंट है, ये वाला हो गया, चाहे आपका ये वाला हो गया, दीज आर नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई जो थियरी बताई गई थी उसमें यह बताया गया था कि जो आपका पीछे की डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। रेज आगे जा रही है, पीछे के लिए थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, और कॉस 180 तो -1 होता है। तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली, मतलब इंटेंसिटी ही 0 हो गया है ना? अब पीछे वाली डायरेक्शन में इंटेंसिटी ही नहीं है, तो वेव फ्रंट कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। किसी ने पूछा व्हाट इज हाइजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूं। हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है? आपने कहा सर हाइजन प्रिंसिपल कहता है गिवन वेव फ्रंट पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट acts as a fresh source for secondary waves or wavelets. After some time, the forward tangential to those wavelets is known as secondary wavefront. And yes, no backward wavefront is possible. This is all. ये आप देख सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी? अब हाइजेंस प्रिंसिपल के बिहाफ पे दो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो लगभग यू समझ लो हर साल पीवाईक्यूज के फॉर्म में आ रखे हैं, वो ये रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये कुछ इस प्रकार से बेटा, मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरे पास क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। और मैंने क्या किया, इधर से मान लो सोर्स रखा हुआ है, ऐसे रेज आ रही है बेटा, ठीक है ना? ऐसे रेज आ रही है, सोर्स रखा हुआ है, ऐसे रेज आ रही है। ऐसा मान लो पैरेलल रेज आ रही है ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसा मान लो ऐसे करके रेज आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया गया कि रे हमेशा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। रे हमेशा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है बच्चे। तो आप एक काम करिए ना, यहां पर आप यहां पर एक वेव फ्रंट बनाइए, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? कैसे वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये रहा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। What is this AB? This is incident wavefront. What is this AB? This is incident wavefront. बात तो समझ में आ रही? This AB is incident wavefront.
अब क्या हुआ, हाइजेंस के अकॉर्डिंग कह रहा है सर ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स, यानी ए से सपोज करते हैं आफ्टर सी टाइम कुछ सी टी दूरी कवर किया होगा भाई सोर्स से रेज ने, है ना। अगर ए से जा रहा है तो बी भी तो एक फ्रेश सोर्स है, सेम मीडियम है, सेम टाइम में इक्वल दूरी कवर करेगा सी टी। यहां पे मैंने एक आर्क लगा दिया, यहां पे मैंने एक आर्क लगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से ले लेना कि मेरा ये आर्क ऐसे आपका लग गया, राइट, ऐसे पूरा सर्कल एक आर्क लग गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बोल रहा है कि सर एक टेंजेंशियल लाइन बना लो। मैंने कहा ठीक है भैया बना लेते, ये रही भैया मेरी एक टेंजेंशियल, समझ में आया कि नहीं है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। फिर से समझो क्या हुआ, सोर्स से रेज आ रही थी बच्चे, इनके परपेंडिकुलर एक वेवफ्रंट ए बी बनाया, ए से टी टाइम में कुछ सी स्पीड ऑफ लाइट के साथ कुछ दूरी कवर किया होगा पार्टिकल, और बी से भी कुछ दूरी कवर किया होगा सेम दूरी, आर्क लगाया, उस आर्क के टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करी, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो सीडी क्या है बच्चे, सीडी इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, सीडी इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। हमें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताने होंगे अभी। तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गया। कॉन्सेप्ट को समझो, अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल आई है बच्चे, ये रे इस इंसिडेंट के परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस आई, ये नॉर्मल जो है एन ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये पूरा वाला आई हो गया, है ना भाई, आपका पूरा ये इसमें ज्योमेट्री लग गया एंगल्स का। इधर से देखो, यहां से भी अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं बच्चे ऐसे करके, ये रे अगर यहां टकराई होगी तो यहां से निकली होगी पैर इस करके, तभी तो ये जब यहां टकराई तो यहां से ऐसे सीधी निकली होगी, है ना, ऐसे सीधी पैरेलल चली गई होगी। बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं ये आर तो ये 90 माइनस आर, तो ये पूरे वाला आर हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरे वाला आर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही बात। अब यहां पर आप लिख सकते हो बेटा एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहला तो एंगल आई बराबर एंगल आर करना होता है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप, किस तरीके से आपको पता चलेगा एंगल आई बराबर एंगल आर, कंग्रुएंट कर दो ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डीसीबी, एंड ट्रायंगल डीसीबी बेटा, एबीसी और डीसीबी वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे बीसी बीसी कॉमन है, मैंने कहा ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, सो एंगल बी ए सी बराबर एंगल सी डी बी, राइट बच्चे। और तीसरा ए सी बराबर बी डी सी टी स्पीड दूरी है, ए सी बराबर बी डी सी टी ईच, है ना। तो इसका मतलब बेटा देयरफॉर बाय आरएचएस रूल, आपका आरएचएस रूल से बच्चे ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका डीसीबी, कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीबी, है ना। और यही से पता चला एंगल एबीसी जो है वो बराबर हो गया एंगल डीसीबी के, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। लॉ ऑफ जो यहां पर है रिफ्लेक्शन, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये समझ में आ गया। दूसरा फिर आप क्या देखोगे बच्चे, ये जो आपकी रे इंसिडेंट रे एस बी है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे एस बी है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं इसको नेम दे दूंगा तो आप क्या दे दोगे यहां से अपना बीडी, भैया रिफ्लेक्टेड रे बीडी, एंड नॉर्मल to surface bn are perpendicular to, respectively perpendicular to, sb किसके परपेंडिकुलर है, ab, bd किसके परपेंडिकुलर है, cd, एंड bn किसके परपेंडिकुलर है, xy के। all lies in same plane, all lies in same plane बेटा, all lies in same plane। I hope this is very clear to you। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, रे ए बी जितने भी आपका एस बी ए बी के परपेंडिकुलर है, बी एन एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, राइट बच्चा पार्टी, बी एन एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, और जो आपका बी डी है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होगी नहीं यहां पर। सो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी।
चलिए फटाफट करते हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट करते हैं और इसको जल्दी से जल्दी ओवर करते हैं। अब आपको ज्यादा चीजें समझ में आ गई। देखिए ये मेरे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब दो मीडियम्स को अलग अलग करने वाला, ठीक है ना। ये मान लेते हैं डेंसर, ये मान लेते हैं डेंसर, और ये वाला मान लेते हैं रेयर। फिर वही बात है, सोर्स से रे आई, अच्छा जी ऐसे करके आई होगी पैरेलल। यहां से आपने फिर वही किया, ए बी, आपने अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया, इसने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक दूरी कवर किया होगा सी डी के साथ। अब ये जितनी दूरी कवर करेगा, रे आएगी तो रेयर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये तो कम दूरी ट्रैवल करेगा, उसने ज्यादा किया बट ये तो कम करेगा, है ना। तो ये कुछ आपका वीटी ले लो, आपने आर्क बनाया, यहां से आर्क बनाते ही यहां से अब आप टेंजेंशियल ड्रॉ कर दो सी डी। तो आपको क्या मिला, आपको मिला सर सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बच्चे सी डी क्या है, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ए बी क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। कहानी तो सेम है बच्चे, जो उसमें किया, ये आई तो ये भी आई, इसमें भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये वाला आर हो जाएगा, राइट बच्चे। मुझे यहां पर पहला लॉ जो चाहिए उसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। भाई पहला लॉ स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू होना चाहिए। इधर आप ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी साइन आई किसके बराबर होगा, ये तो 90 है, परपेंडिकुलर मानी एसी मानी सीटी अपॉन हाइपोटेनस मानी बीसी। सिमिलरली बच्चे इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी वाले ट्राइंगल में साइन आर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर आपका बीडी यानी वीटी, क्योंकि स्पीड को चला गया, बाय हाइपोटेनस बीसी। डिवाइड कर दो भैया दोनों को, तो इसका मतलब आपका साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, सी टी अपॉन बी सी बाई वी टी अपॉन बी सी। सर बीसी से बीसी कट गया, टी से टी कट गया, आंसर बचा सी बाई बी। सर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हुआ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज योर स्नेल्स लॉ, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। और इसी के साथ जो दूसरा लॉ है वो तो आपको पता ही है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ये सोर्स एस बी है, ये इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये इसके परपेंडिकुलर। दीज ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गई। सर ये दो टॉपिक्स यार इतने ज्यादा जरूरी है कि ये तो आपको कहीं नहीं छोड़ने, ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए, वहां पर पेपर में एक सिंगल वर्ड भी आपका मिस नहीं होना चाहिए इसमें। करेक्ट गाइस। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी हो गया। धीरे धीरे कदमें बढ़ा रहे हैं इंटरफेरेंस की तरफ। आप देखो बच्चे, इंटरफेरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर मतलब अपना सुपरपोज करना, राइट बच्चा पार्टी, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करना। जब एक मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके सुपरपोज करती है ना बेटा, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। मैं आपको ना समझाता हूं कुछ इस तरीके से। एक अगर वेव होती है बच्चे, एक अगर वेव होती है तो आपको पता है दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ बच्चे। अब दो चीजें होती है, वेव जब जा रही होती है ना, तो या तो आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, या तो आपका ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर सकता है, अभी बताऊंगा किस तरीके से। उस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वो बढ़ जाएगा, ऐसे करके, है ना, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इफ क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई करे, ऐसे करके, तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। वाई टी, ये आपका वाई टी और ये आपका वाई टी, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। व्हाट इफ आपका एक तो ट्रफ हो
दूसरे वाले में आपका, इधर हो जाता हूं मैं, दूसरे वाले में आपका क्रस्ट हो, तो एम्पलीट्यूड अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो भैया एम्पलीट्यूड आपका यहां पर ये रिजल्टेंट वेव होगी, ये रिजल्टेंट वेव होगी, टी वाई वाई टी वाई टी। क्या बात करिए, बात ये हुई बेटा कि जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल अदर वेव्स। बात समझ में आ रही भाई? किस तरीके से, कॉन्सेप्ट को देख लो यार। यहां पर ये देखो, मान लो एक वेव है बेटा, ऐसे ऐसे करके जा रही है, इसके ऊपर ही आपने एक दूसरी वेव भी ले गए, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर एक का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, दूसरे का 5 मीटर है, तो दोनों का मिला के 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलूं कि ये वेव ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और ये दूसरी ऐसे जा रही है, इसका भी ऊपर 4 इसका नीचे 4, आंसर होके 0 हो गया, यानी रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव्स। बहुत ज्यादा वेव्स में नहीं घुसना, इंटरफेरेंस के लिए कुछ एक दो चीजें करनी जरूरी थी, इसलिए बता दिया। सो बेसिकली व्हाट इज इंटरफेरेंस बेटा? बेसिकली व्हाट इज इंटरफेरेंस? यहां लिखा हो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उससे पहले यार मैं आप लोगों को इंटरफेरेंस समझाना चाहता हूं, ठीक है? इंटरफेरेंस क्या होता है? अभी आप लोगों ने बोला बच्चे, जब भी मतलब इसकी डेफिनेशन एंड ऑल सब कुछ आपको प्रॉपर नोट्स में दे रखे हैं, डेडिकेटेड नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर शेयर हो रहे, जैसे रे ऑप्टिक्स के शेयर हो गए वैसे इसके भी शेयर हो गए। बट स्टिल आप देखो, व्हेनेवर टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ गिवन मीडियम इन सेम डायरेक्शन, इन दैट केस बच्चा पार्टी, इन दैट केस अगर आप देखोगे तो देयर इंटेंसिटी, देयर एम्पलीट्यूड गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इंटेंसिटी गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है किसी रीजन्स में, किसी रीजन्स पर मिनिमम है। जैसे आप देखो, यहां से ऐसे गया, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, वो तो अपनी मर्जी है, और एक और वेव ऐसे गई, राइट बच्चे, सुपरपोज कर गई। इधर इंटेंसिटी कैसा मैक्सिमम, इधर इंटेंसिटी कैसा मैक्सिमम, इधर इंटेंसिटी कैसा मिनिमम। समझ में आया? कैसा मिनिमम। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस भी जो है ना बच्चे, वो आपका दो पार्ट्स में है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अभी समझ में आएगा जब मैं पूरा बताऊंगा इनके कंडीशंस। और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। बात समझ में आया? यहां पर इंटेंसिटी कैसे होगी, मिनिमम होगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्सेप्ट आया अपने पास कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना? ठीक है बच्चों पार्टी? सो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लो एक वेव है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ये तो आपकी वेव की इक्वेशन है, कुछ फेज डिफरेंस है मतलब, ठीक है ना बेटा? अब यहां पर ऐसा है ना बेटा, इंटरफेरेंस में मैंने एक चीज बोली कि दो वेव्स ट्रैवल कर रही है, ये तब होगा जब वो दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। उनको बेसिकली हम कोहेरेंट सोर्स बोलते, भी आगे समझाऊंगा कोहेरेंट क्या होता है। व्हेनेवर टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, जैसे यहां पर क्या है जीरो, इस वाले में क्या है बच्चे, इस वाले में जीरो फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, होल्ड करना एक मिनट आप, तो आप देखो अगर ये वेव है मेरी ऐसे इस तरीके से, और एक और निकल के आ रही है कहीं यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना बच्चे, तो देयर इज सम फेज, मतलब फेज डिफरेंस, देयर इज सम कुछ पाथ डिफरेंस है। यहां पर फेज डिफरेंस क्या है कि ये अगर ऊपर ये नीचे 180 डिग्री, पाथ डिफरेंस भी है कुछ ना कुछ, है ना? तो ऐसे कंसेप्ट में जहां पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या जीरो या फेज डिफरेंस हो ही ना, और तब अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो वहां पर इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उसको बोलते हैं बच्चे आपका, उसको बोलते हैं आपका इंटरफेरेंस। अगर एक वेव है y1 a1 साइन ओमेगा टी, राइट, a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी जो है उसमें मैं कुछ फेज डाल देता हूं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जीरो फेज से तो और आसान हो जाएगा, बट कुछ 5 फेज डिफरेंस।
अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों ऐड होती है y1 प्लस y2, और यहां से अगर आप देखते हो तो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकलता है, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। याद है बच्चों, याद है, यहां से अपने पास क्या निकलता है, एम्पलीट्यूड निकलता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटेंसिटी ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई बराबर के ए स्क्वायर हो जाए, आई बराबर के ए स्क्वायर हो जाए। तो इसका मतलब के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो के ए स्क्वायर बराबर के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2a1। अपना देखो के को आप और क्या लिख सकते हो, रूट के इंटू रूट के भी तो लिख सकते हो, तो रूट के a1 इंटू रूट के a2 इंटू कॉस फाई। बात समझ में आ सर, ये हो गया आई, ये हो गया i1, ये हो गया i2 और ये हो जाएगा 2, ये रूट i1 i2 कॉस फाई। बात समझ में आ गई, रूट i1 i2 कॉस। गॉट इट बच्चा पार्ट। यहां पर अगर आप देखते हो बच्चे तो ये जो ये देखो, ये तो पहले वाले वेव की इंटेंसिटी, ये दूसरे की, ये एक नया टर्म आया, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। और असल में इसी टर्म के बिहाफ पे, असल में इसी टर्म के बिहाफ पे बेटा डिसीजन होता है कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। बात समझ में आ, आइए जरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी खेलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ, इंटेंसिटी कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे बच्चे, जो ये 2 रूट i1 i2 cos फाई वाला टर्म है, ये क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। ये तो सेम रहेगा, इसको तो आप बदल नहीं सकते, तो cos फाई आपका मैक्सिमम मानी +1 हो जाएगा, यानी फाई आपका 0 360 4 पाई ऐसा करते करते हो जाए। बात समझ में आ गई। दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। फाई इज 0 2 पाई 4 पाई ऐसा करते करते आगे तक हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे। अगर आप देखते हैं ये है बेटा फेज डिफरेंस, एक बारी पाथ डिफरेंस भी ले लो। याद रखना, इधर ध्यान देना बच्चों, व्हेन पाथ डिफरेंस इज p, जब पाथ डिफरेंस p है बेटा तो फेज डिफरेंस कुछ फाई है, फेज डिफरेंस कुछ फाई है। जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा होता है एक से दूसरा, मतलब एक अगर यहां से जा रहा है और दूसरा जो है वो यहां से जा रहा है, तो देखो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी सेम उसी पोजीशन पे पहुंच गया। अगर ये आपका लैम्डा है तो ये 2 पाई होता है। दोनों को एक बारी एक काम करो, डिवाइड करो, p बाय लैम्डा बराबर 5 बाई 2 पाई, p बराबर क्या होगा 5 लैम्डा बाई 2 पाई, p इज 5 लैम्डा बाई 2 पाई। आई बात समझ, p इज 5 लैम्डा बाई 2 पाई, ये आपका पार्ट डिफरेंस है। तो जब फेज डिफरेंस इतना है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चे, भाई एक बार 0 हो जाएगा, फाई की वैल्यू डाल दो, फाई जब 2 पाई डालेगा तो 2 पाई अपॉन 2 पाई लैम्डा, ऐसे करते करते n लैम्डा हो जाएगा। राइट बच्चे, इसका मतलब सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के क्या क्या कंडीशंस है, इसका मतलब इसके क्या क्या कंडीशंस है, फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई ऐसे करते करते हो जाए, और पार्ट डिफरेंस शुड बी लैम्डा 2 लैम्डा डैश डैश करते करते n लैम्डा, डैश डैश करते करते n लैम्डा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस। नाउ बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाउ बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। हाँ, इसका मतलब cos फाई मिनिमम, मिनिमम मानी -1, है ना, मिनिमम का मतलब क्या हुआ बच्चे, -1, यानी फाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें 360 ऐड कर दो 3 पाई ऐसे करते करते। तो यहां पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, भाई पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लगाया आपने, 5 लैम्डा बाई 2 पाई, आपने तो बोला 5 लैम्डा बाई 2 पाई, मैंने कहा ठीक है, तो सर यहां पर 5 की जगह पाई आ जाएगा तो लैम्डा बाई 2, देन आपका 3 लैम्डा बाई 2, देन डैश 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 2n - 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया।
सो दीज आर दी कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पेपर में इसके ऊपर भी काफी बार सवाल आता है। बेटा कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? मैंने बोला यार अभी आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो आप पढ़ेंगे अभी आगे। होता क्या है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखते हो असल में होता क्या है, ये एक सोर्स होता है, राइट? यहां से अपना वेव फ्रंट्स निकलते हैं, है ना? देखिए क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, YDSC। इसमें आगे क्या होता है बच्चे, ऐसे करके स्लिट मतलब छेद, जैसे कार्डबोर्ड में छेद कर दिया, एक लाइट टॉर्च आपने पकड़ी, कार्डबोर्ड में छेद कर दिया, दोनों कार्डबोर्ड से, दोनों जो स्लिट है होल से लाइट पास होगी बच्चे, है ना? फिर इधर मैंने स्क्रीन रखा है। जब लाइट पास होती है तो इस वाले से अपने जाते हैं, इस वाले से अपने निकलेगी लाइट, और इस वाले से अपने निकलेगी लाइट, और ये आगे मिलते मिलते हुए करते करते यहां पर स्क्रीन पे अलग अलग छोटे छोटे फ्रिंजेस बनाते हैं। पता है आपको, छोटे छोटे फ्रिंजेस बनती है यहां पर, बात तो पता है, अपने को पता है ये सारी बात है, बहुत सही बात, बिल्कुल बढ़िया। छोटे छोटे फ्रिंजेस बन रहे हैं बेटा। कॉन्सेप्ट देखो यार, यहां पर आप लोग कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, कि ये जो सोर्स है S1 और ये S2, क्या ये अलग अलग सोर्सेस है? असल में बेटा दीज टू सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, मतलब ये कोहेरेंट सोर्सेज है बट दो इंडिविजुअल सोर्स नहीं है। ये सोर्स मेन एक रखा हुआ है, उस सोर्स से उन दो छेद पर लाइट पड़ रही है, तो दो नए सोर्स की तरह हमने उसको कंसिडर कर लिया। टू इंडिविजुअल सोर्सेज कैन नॉट एक्ट एज अ two individual sources cannot act as a fresh source, मतलब cannot act as a coherent sources, क्योंकि बेटा एक सोर्स और दूसरी सोर्स जब लाइट निकालेंगे तो उनका फेज में होना सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक होता है। हम वहां पर देखेंगे एक बारी स्क्रीन पर अगर 10 की पावर 8 मतलब एक सेकंड में 10 की पावर 8 टाइम्स ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्रिंज ऐसे 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 देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंज नहीं दिखेंगे। इस बात को जरा फिर से समझो बेटा, ये एक सोर्स है, गिवन सोर्स, इससे लाइट इस पे पड़ती है, इस पे पड़ते हैं, दो नए सोर्सेस की तरह बिहेव हो जाता है, और यहां से सेम फ्रीक्वेंसी विद अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस लाइट निकलती, तो हमने इन दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट बोला। दो इंडिविजुअल सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, याद रखना, राइट बच्चों? दो इंडिविजुअल सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। आगे बढ़ते, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे, कह रहा है सर दो सोर्सेस है, ठीक है ना? मैंने कहा ठीक, ऑफ इंटेंसिटी I and 4I, ओके, आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स where the waves from the two sources superimpose with a phase difference 0, 5/2 and 5। बड़ी सिंपल सी बात है यार, फॉर्मूला डालो इसमें, तो क्या होगा? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, 2 root I1 I2 cos phi। सर phi 0 है, इसका मतलब I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi यानी 1 हो गया, है ना? एक की इंटेंसिटी I, एक की 4I, पुट कर दो, I plus 4I plus 2 root I into 4I, मानी 5I, मानी 5I प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 4I स्क्वायर का 2I, यानी ये हो जाएगा आपका 9I। बात समझ में आ गई? पहले टर्म का 9I, अब दूसरे टर्म में एक में π/2 डाल दो एक बारी, तो सिर्फ 5I हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा 5I हो जाएगा, और जब आप यहां पर 180 डिग्री डालेंगे तो 5I माइनस आपका क्या हो जाएगा 4I, यानी सिर्फ I बचेगा इस वाले। करके देखो, मजे आते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ऑटोमेटिकली मजा डबल हो जाता है, राइट बच्चों? इंटरफेरेंस का एक मेजर पार्ट तो हट गया, हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब आती है बात बच्चों थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब किस चीज की बात आती है? थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की थियरी क्या है बच्चे? वही सेम कहानी, एक सोर्स है, यहां से आपका क्रस्ट ट्रफ लाइट निकल रहा है ऐसे करके, ठीक है ना? ये चीज ऐसा, और इस पे पड़ रहा है S1 S2 ऐसा। बेटा मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें आपको हर एक चीज कवर करवा दिया गया, बट स्टिल
जब देखो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो वो तो यार इससे भी करके ना बहुत बढ़िया मार्क्स ले आएगा। ये मेरी वर्डिंग्स है, क्योंकि आपको PYQ सैंपल पेपर सब इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों, लेकिन बेटा, अगर आप डिटेल पढ़ के आए हो और अब आप मेरे साथ ये कर रहे हो, तो नीचे एक बार कमेंट में लिखना कि आपकी किस तरीके से रिवीजन हो रही है। भाई मुझे आप कमेंट नहीं चाहिए, बट एक होता है ना कि मतलब आपको पता चल जाता है, आपका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अपना कंटेंट बच्चे को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसका हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट बच्चों? तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहां से इस सोर्स से, ये स्क्रीन है मेरी, ये स्क्रीन है मेरी, इस सोर्स से लाइट ऐसे जा रही थी, हाँ है ना, और इससे ऐसे जा रही थी, ठीक है ना बच्चे? कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये स्लिट विड्थ है D, और ये सोर्स और स्क्रीन, मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में दूरी है कैपिटल D। यहां से अगर आप बीच में इसको ऐसा डिवाइड करते हो बच्चे, एक, ठीक है ना, और इसको फिर ऐसा कर लो, इसको ना यहां से मत लो, इसको आप यहां से ले लो ऐसे करके, तो थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका डिवाइड हो गया एक, और ये आपका ऐसे एक, राइट। दिस इज स्मॉल d बाई 2 एंड दिस इज स्मॉल d बाई 2, ठीक है ना। ये तो सेंटर है। हमेशा फ्रिंज की सेंटर से, जो यहां पर फ्रिंज बना है ना P पॉइंट पर, हमेशा सेंटर से उसकी दूरी x मानूंगा, हमेशा सेंटर से उसकी दूरी x मानूंगा। ये क्या होगा? AP, ये क्या हो जाएगा? B, ठीक है ना। आपको पूरा डेरिवेशन तो पता ही होगा। अगर ये x है तो ये AP क्या होगा? AP क्या होगा? x में से d/2 माइनस हो जाएगा, x माइनस d/2। और ये BP क्या होगा? BP में आप लिखेंगे x प्लस d/2, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, x प्लस d/2, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या करोगे? आपको तो क्या चाहिए? ये पाथ डिफरेंस चाहिए, उसी से पता चल जाएगा भाई फ्रिंजेस कैसे है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे करके, है ना। और मुझे फ्रिंज विड्थ चाहिए कि भाई डार्क फ्रिंज का क्या विड्थ है, ब्राइट फ्रिंज का क्या विड्थ है। समझो यहां पर आपको चाहिए S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। उसके लिए मुझे दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से बेटा? उसके लिए मुझे दो अलग अलग ट्राइंगल्स, यानी इन ट्राइंगल S2P, देखो S2BP, S2BP क्या होगा यहाँ पर? S2P का स्क्वायर बराबर S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, यानी S2P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस BP का मतलब x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों? मैंने कहा ठीक है, ये पहला हो। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? S1AP। कौन सा? S1AP। S1P का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, हाइपोटेनस पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से। सो सर, इन ट्राइंगल S1AP, S1P स्क्वायर बराबर बेटा S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। मानी S1P स्क्वायर बराबर बेटा S1A स्क्वायर का मतलब क्या है? D स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से अगर आप देखोगे बेटा, अब यहां से अगर आप देखोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मानी S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चे? तो सर यहां पर देखिए, खोलिए इसको, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस, खोल दो इसको पूरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ये माइनस A स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस होता है माइनस बाहर है, तो माइनस आपका B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x d/2। बात समझ में आ गई? सर इस D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अपने पास तो क्या बचा? S2P माइनस S1P स्क्वायर बराबर XD प्लस XD यानी 2XD, यानी 2XD। मुझे तो S2P माइनस S1P चाहिए था, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर 2XD। तो S2P माइनस S1P क्या होगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा 2XD बाय S1P प्लस S2P। बेटा ये जो फ्रिंजेस होते हैं ना, इनमें बहुत दूरी नहीं होती, मिलीमीटर्स की दूरी होती है, बहुत ही कम छोटी 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 दूरी होती है। इसलिए आप S2P को और S1P को दोनों को ही आप अप्रोक्सीमेटली D के बराबर मान सकते हैं। किसके बराबर? D के बराबर। जब इतनी कम दूरी है
तो इसका मतलब S2P माइनस S1P क्या बच जाएगा बेटा, 2XD बाय 2D, 2 से 2 कट जाएगा, मानी XD बटा कैपिटल D। व्हाट इज दिस, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, XD बाय कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आती? पाथ डिफरेंस ऑलरेडी हमने यहां पर पढ़ा था इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव के केस में इट वाज n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के केस में इट वाज 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहां पर भी देखेंगे भाई, अब यहां पर मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आएगी बेटा पोजीशंस ऑफ, सबसे पहले बात आएगी बच्चे पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। कंस्ट्रक्टिव मानी पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बेटा। किसकी पोजीशंस, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। कंस्ट्रक्टिव मानी पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बेटा। ब्राइट फ्रिंजेस की जो पोजीशन है यहां पर क्या होगा बच्चे, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के लिए यहां पर क्या करूंगा, आपका पाथ डिफरेंस जो XD बाई D आया दैट शुड बी n लैम्डा, दैट शुड बी n लैम्डा बच्चे। वो क्या होना चाहिए, n लैम्डा। इसका मतलब बेटा x क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। x क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। राइट बच्चा पार्ट। अगर मैं बोलूं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज x0 तो n0 हो जाएगा, मानी वो तो आपका 0 ही है ना। यानी जब आपका n 0 है तो x0 आपका 0 है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल जो सेंटर पे बनेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। n1 होगा तो x1 मानी लैम्डा d बाई स्मॉल d, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। n2 ले लो तो x2 हो जाएगा 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। और अगर n को n ले लूंगा तो xn हो जाएगा n लैम्डा d बाई d, यानी nth ब्राइट फ्रिंज। अब इसके बाद आपसे पूछे पांचवा छठा कोई सा भी आप आसानी से आंसर दे सकते। nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। लेट्स मूव टुवर्ड्स डार्क फ्रिंजेस, है ना। पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, पाथ डिफरेंस बराबर XD बाई D। और पाथ डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिया अभी आपने, अभी तो किया पीछे। इसका मतलब सर x हो जाएगा लैम्डा d 2n-1, x हो जाएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। यहां पर आपका हमेशा के लिए फर्स्ट बनेगा, यानी सेंट्रल के बाद ही ऊपर वाला जो होगा वो आपका डार्क फ्रिंज होता है। तो n1 होगा तो x होगा बेटा आपका, x होगा बच्चे आपका 2-1 यानी लैम्डा d बाई 2d। n2 होगा तो x2 डैश जो होगा दैट इज 3 लैम्डा d बाई 2d, 4-1 यानी ये आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये आपका सेकेंड डार्क फ्रिंज। और अगर आपसे पूछे xn डैश तो आप कह देंगे 2n-1 लैम्डा d बाई 2d, दिस इज योर nth डार्क फ्रिंज, दिस इज योर nth डार्क फ्रिंज। ये कुछ नहीं पूछा था उसने, हमसे फ्रिंज विड्थ पूछा था। अभी तक हम मुद्दे पे नहीं आए। आओ जरा देखते हैं मुद्दे पे आते हैं, आओ जरा मुद्दे पे आते हैं। देखो भाई कैसे आएंगे मुद्दे पे, ओहो यहां से पेज ऐड करना था, ठीक है। ध्यान से देखो, स्क्रीन है, सेंट्रल फ्रिंज बनेगा, सेंट्रल पहला डार्क D1, पहला ब्राइट B1, दूसरा डार्क D2, दूसरा ब्राइट B2। सिमिलर नीचे होता है D1 B1 D2 B2। हमसे क्या पूछा, फ्रिंज विड्थ। हमसे क्या पूछा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, दो डार्क की बीच की जो दूरी है उसको ब्राइट फ्रिंज बोलोगे, या दो ब्राइट की बीच की जो दूरी है उसको डार्क फ्रिंज बोलोगे। सो फ्रिंज विड्थ इज सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क और या टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस।
बात समझ में आया कि नहीं है? दो डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो दूरी है दैट इज योर फ्रिंज विड्थ। मतलब आप बीटा लिखते हो इसको, तो आप बीटा सीधा सीधा लिख दो ना यार, xn माइनस xn-1, मानी पांचवें और चौथे फ्रिंज के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ होगा, डार्क फ्रिंज का दूरी होगा। तो ये यहां पर क्या लिख लोगे आप? सीधा सीधा n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस n की जगह n-1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सॉल्व करो, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आ गया। इसका मतलब सर फ्रिंज विड्थ आ गया लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यही ब्राइट भी होता है, यही डार्क भी होता है सर। डार्क फ्रिंज विड्थ और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों का सेम होता है, चाहे डार्क हो, चाहे ब्राइट हो, चाहे सेंट्रल हो, विड्थ दोनों का सेम होता है। याद रखना, बीटा हो गया लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर किसी ने लैम्डा पूछा तो बीटा स्मॉल डी बाई कैपिटल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पूछा है इसने? कह रहा है सर येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, मैंने कहा ठीक है यार, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ ऑफ इतना। ध्यान से देखो, इन वाईडीएस आपको लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रम और आपको बीटा दे दिया 0.8 mm, यानी 0.8 इंटू 10 की पावर -3, और यहां पर एंगस्ट्रम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है सर, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ? अच्छा, इसका मतलब 1 1 दे दिया। अब आपसे बीटा 2 पूछ रहा है, अगर मेरी लाइट को रिप्लेस कर दिया मैंने 7500 एंगस्ट्रम से, मैंने कहा ठीक है, और स्लिट्स की सेपरेशन यहां पर जो डी था, यहां पर जो आपका स्लिट विड्थ था, यहां पर जो आपका स्लिट विड्थ था वो डी था, और यहां जो स्लिट विड्थ है वो आपका डी डैश मतलब 2d है। सबसे पहले तो देखो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला लैम्डा डी बाई डी। सर बीटा 1 क्या होगा? लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और बीटा 2 क्या होगा बच्चे? लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई 2d। आपको क्या पूछ रहा है? बीटा 2। तो यार एक काम करो ना, बीटा 2 अपॉन बीटा 1 कर दो, ये हो जाएगा लैम्डा 2 डी अपॉन 2d इंटू डी अपॉन लैम्डा 1d। डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, आंसर बचा लैम्डा 2 बाई 2 लैम्डा 1, मानी 7500 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 बाई 2 इंटू 6000 इंटू 10 की पावर -10। लैम्डा 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा 2 बराबर बेटा 7500 10 की पावर -10 बाई 2 इंटू 6000 इंटू 10 की पावर -10, और उधर से 0.8 इंटू 10 की पावर -3। सर इससे ये कट जाएगा, 2 से कट गया 0.4, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 5 75, 15 4 60, 4 से कट गया 0.1, आंसर आया 0.5 mm। यानी फ्रिंज विड्थ कितना आया? 0.5 mm। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है पीवाईक्यूज के भी तो स्पेशल सेशंस हो ही रहे आप लोगों के। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक भी दे देते हैं, आपको ज्वाइन भी करना होता है, राइट बच्चों? आइए बच्चों, अब हमने क्या किया, मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है, मतलब जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसकी कंपैरिजन क्या है, ध्यान से देखो बच्चे। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? देखो पहले तो आप ये देखो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा बच्चे? जब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा a1 + a2, जब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा a1 + a2। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? a1 - a2। तो सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 + a2 का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 - a2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सर अगर ऐसी बात है तो I मैक्सिमम को अगर मैं I मिनिमम से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? a1 + a2 का स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का स्क्वायर। इसका मतलब सर थोड़ा सा इसको आगे और मसाला डालते हैं इसमें। I मैक्सिमम बाय I मिनिमम किया मैंने, a1 को डिवाइड बोथ साइड्स बाय a2, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a2, दोनों को a2 से डिवाइड कर।
सर आई मैक्स बाय आई मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 प्लस A2 बाई A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 बाई A2 माइनस A2 बाई A2 का होल स्क्वायर. सर दिस इज योर A1 बाई A2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर. दिस इज आई मैक्स ओवर आई मिनिमम. दिस इज आई मैक्स ओवर आई मिनिमम. सर A1 बाई A2 क्या है, ये आपका R बोलता हूं इसको, मानी एम्पलीट्यूड रेशियो. मानी एम्पलीट्यूड रेशियो. क्या बोलता हूं इसको, एम्पलीट्यूड रेशियो. तो सर आपका आई मैक्स ओवर आई मिनिमम क्या हुआ बेटा, R प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर. आपको पता रहना चाहिए A1 बाई A2 जो होता है वो रूट ऑफ I1 बाई I2 होता है. वो रूट ऑफ I1 बाई I2 होता है. बात समझ में आ गई. एक और छोटा सा स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये बच्चे कि आपका इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा. A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर. गॉट इट गाइस. यानी R स्क्वायर असल में ये होता है बेटा स्लिट विड्थ का रेशियो. इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछता है पीवाईक्यूज के फॉर्म में. 2018, 19, 20 तीनों साल पूछा गया. यानी दिस इज स्लिट विड्थ रेशियो. स्लिट विड्थ रेशियो समझ में आया. W1 बाई W2 इज विड्थ 1 अपॉन विड्थ 2. कैसे, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, ये नीचे गिवन है. ये रहा सवाल. क्वेश्चन कह रहा है सर इफ द टू स्लिट्स इन YDSC हैव विड्थ रेशियो 4:1, deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. Deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. In the interference pattern. क्या करोगे भैया, W1 by W2 तो आपको दे रखा है बेटा 4:1. आया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. W1 by W2 आपको क्या दे दिया, 4:1 दे दिया. मैंने कहा ठीक है. आपको मैक्सिमा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम चाहिए और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होता है वो आपका R प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर. आपको यह भी पता है कि W1 बाई W2 अभी बताया R स्क्वायर के बराबर है. तो R स्क्वायर हो जाएगा 4, तो R हो जाएगा बेटा √4 यानी 2. यानी 2. तो आई मैक्स हो जाएगा बच्चे 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मानी 9:1. इसका मतलब सर आई मैक्स ओवर आई मिनिमम इज 9:1. क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? आर यू गाइस गेटिंग दिस पार्ट? किस तरीके से ये कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ गया बच्चे आप सबको? पक्का? ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत बढ़िया. आइए आगे चलते हैं. इंटरफेरेंस खत्म हो गया. लगभग 1 घंटे के आसपास के टॉपिक में हमने पूरे इंटरफेरेंस को निपटा दिया विद क्वेश्चंस. सोच के देख लो यार, ऐसा भी दिन आएगा अभी जब हम पूरे 2 घंटे में कंप्लीट फिजिक्स को कवर करा रहे होंगे और आप कह रहे होंगे अरे वाह सर ये तो बढ़िया रिवीजन हो गई. टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना बेटा, सब हो सकता है, सब पॉसिबल है. मैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसको समझा भी रहा हूं, क्वेश्चन भी करा रहा हूं और इतना बड़ा चैप्टर में आपको अब 1 घंटा मैक्सिमम 20 मिनट और लगेंगे, 1.5 घंटे में कवर करा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग के पास तो बहुत टाइम भी है. बस टाइम वेस्ट नहीं करना यार, और मोटिवेट रहना है, पूरा हाई जोश रहना चाहिए लास्ट तक कि नहीं सर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, मजे आएंगे. गॉट इट गाइस? चलो, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा अभी तक, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा, अब आप डिफ्रैक्शन पढ़े. लाइट का बेंड होना अराउंड कॉर्नर्स. देखो ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक ऑब्स्टिकल है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है तो इसके अलोंग और इसके अलोंग बेंड हो जाती है. और अगर मैं कोई ओपनिंग रख दूं ऐसे करके तो यहां और यहां लाइट बेंड हो जाएगी. किस तरीके से बच्चों, मैं बताता हूं. देखिए ये आपकी ओपनिंग है, ये आपकी ओपनिंग है, ये आपका स्क्रीन है. ये आपकी ओपनिंग है, ये आपका ऑब्स्टिकल है, ये आपका स्क्रीन है. ये आपका ऑब्स्टिकल है, ये आपका स्क्रीन है. बच्चे हो क्या रहा है यहां पर? ये सोर्स है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो? ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल शैडो,
और नीचे हो गया आपका ज्योमेट्रिकल शैडो, नीचे हो गया आपका ज्योमेट्रिकल शैडो। आई बात समझ? सर ये सोर्स है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, यहां पर ये क्या बना, ज्योमेट्रिकल शैडो। भाई बात से समझ में आ गई कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं। क्या बच्चे, फिनोमेना ऑफ डिजिटल नोट्स जो मिलेंगे ना बेटा, इतने बेस्ट नोट्स है ना, आपको मजे आ जाएंगे। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द corners of small obstacles or apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is known as diffraction of light। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, diffraction of light। आई बात समझ, व्हाट इज diffraction? यानी अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल रख दिया आपने, जैसे ये ए बी एक ऑब्स्टिकल है, या ये देखो ये ए बी एक ओपनिंग है, बीच में कोई होल रख दिया, लाइट पास करा दी, वो लाइट बेंड हो जाती है उन कॉर्नर्स से, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। सर लाइट आई, बेंड हो गई, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि लाइट आ रही है और बेंड हो रही है? असल में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा, उसका भी एक कारण है। डिफ्रैक्शन दो तरीके का है, एक फ्रेनल और एक फ्रानहोफर। या यूं कहो, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं और अच्छे से समझो। यहां पर देखो, दो चीजें हैं, ये आपकी मान लेते हैं ओपनिंग है बच्चे, और यहां से लाइट आ रही है, मतलब वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, हाई है ना, कुछ वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। इधर जो आपकी ओपनिंग है ना बेटा, इधर जो आपकी ओपनिंग है, ये जो साइज है अपर्चर का, मानी इधर जो ये साइज ऑफ अपर्चर है वो काफी बड़ा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इस कंडीशन, ठीक है ना, काफी बड़ा है। तो जो बेंडिंग है ना बेटा, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, यूं कहो कि आपको शायद दिखे भी ना। दिस इज डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। ये वो वेव फ्रंट है जो डिफ्रैक्ट हो गए, डिफ्रैक्टेड वेव। लेकिन बच्चों हमें तो डिफ्रैक्शन देखना है, तो लाइट की वेवलेंथ को करीब करीब अपर्चर के, जो अपर्चर है ना उसको भी छोटा रखते हैं कि नहीं रखते काफी, ताकि अप्रोक्सीमेशन में सेम हो जाए। मानी ये आपने वेव फ्रंट ऐसा इंसिडेंट कराया, ऐसा करके ऐसा करके, ये डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये क्या है बेटा, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और ये कौन से कंडीशन में है बच्चे, जब आपका साइज ऑफ अपर्चर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। साइज ऑफ अपर्चर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? एक वो डिफ्रैक्शन है जिसमें हमें लेंसेज की जरूरत नहीं होती, सोर्स स्क्रीन और स्लिट पास पास रखे होते हैं। और एक वो डिफ्रैक्शन है जिसमें सोर्स, स्लिट और स्क्रीन बहुत ज्यादा दूरी पर रखे होते हैं, अपने को लेंसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए अपन लोग जो ये डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट करेंगे, तो यहां पर बहुत लंबी दूरी पर रखेंगे। ये आपका सोर्स है बेटा, ठीक है ना, मैंने काटी, ये स्लिट है, काफी दूरी पर रखा है इससे, इधर ये स्क्रीन है, ये भी काफी दूरी पर रखा है। कहानी कैसे है समझना, यहां से एक आपने स्क्रीन लगा दिया ताकि मैं लाइट को कन्वर्ज कर सकूं, ठीक है ना, मतलब स्क्रीन बोल रहा हूं, लेंस लगा दिया, और इधर भी मैंने एक लेंस लगा दिया ताकि मेरी लाइट की कन्वर्जिंग हो सके। होगा क्या, डिफ्रैक्शन को समझना, होगा क्या, सोर्स से ऐसा लाइट निकली, सोर्स से ऐसा लाइट निकली, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये यहां से जाएगी ऐसे करके, ये यहां से ऐसे करके जाएगी, ये यहां से ऐसे करके जाएगी, हाँ ना, बिल्कुल ठीक है।
ये सीधी गई ऐसे करते करते, देखो यहां पर आप वेव फ्रंट बना सकते हो, रेस के हमेशा परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, ऐसा लगता है जैसे वेव फ्रंट आ रहा है इस स्लिट पर, ठीक है ना। स्लिट की दूरी क्या है, डी, ठीक है ना। ए मान लो, क्योंकि डी आपने उसमें इंटरफेरेंस में भी माना था, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग करते, ए मान लो। अब जो ये सीधी आ रही है बच्चे, ये जो भी लाइन सीधी आ रही है ऐसे करके, ये सीधी आ गई, ठीक है ना, और जो ये सीधी आ रही है, ये तो क्या होगी, ये वाली तो सीधे सीधे जाके सेंटर पे मिलेगी, और ये दोनों भी कहां पे कन्वर्ज होगी, वहीं पर कन्वर्ज होगी, ये वाली भी कहां पे कन्वर्ज होगी, जो स्ट्रेट आ रही थी और जो उस पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, तो आपका ये पी पॉइंट बना बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, या ओ पॉइंट लगा लो इसको, ओ पॉइंट बना सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना, जिनमें आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन हां कुछ तो बेंड हुई होगी, जैसे ये वाली ऐसे बेंड हो गई बच्चे, जैसे आपकी ये वाली ऐसे बेंड हो गई, ठीक है ना, जैसे आपकी ये वाली ऐसे बेंड हो गई, जैसे आपकी ये वाली ऐसे बेंड हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी और किसी पी पॉइंट पे टकराएगी, है ना। ये वाली भी फिर आगे आ जाके ऐसे पी पॉइंट पे टकराएगी, और ये वाली भी ऐसे जाके पी पॉइंट पे टकरा जाएगी। पी पॉइंट पे एक और फ्रिंज बना, अब ये डार्क होगा ब्राइट होगा, इसी की कंडीशंस लिखनी है। वहां पर डार्क ब्राइट होता था, यहां पर ब्राइट को बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, डार्क को बोलते हैं मिनिमा, डार्क को बोलते हैं मिनिमा। समझ में आया कि नहीं। आपने क्या बोला सर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच वाले को सी ले लेते हैं। ए बी के ऊपर एक वेव फ्रंट आया, उससे सभी सोर्सेज एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स, जो बिल्कुल सीधे सीधे निकले विदाउट एनी फेज डिफरेंस, वो जो स्क्रीन पर टकराई वहां बना सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं आया, वहां बना सेंट्रल मैक्सिमा। और बहुत सारी किताबों में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी लिखा होता है, और बहुत सारी किताबों में बच्चे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी लिखा होता है। बात समझ में। तो आप यहां पर देखो बच्चे, पाथ डिफरेंस वाला कैलकुलेशन करते हैं बेटा, यहां से कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे ही तो डिपेंड करता है ना कैसा फ्रिंज बन रहा है। सो कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस कैसा होगा बेटा, किस तरीके से, यही तो होगा, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एन, तो ये बी एन, सॉरी ये बी एन होगा पाथ डिफरेंस। अगर आपको बता दो ये थीटा, तो ये भी थीटा आपका, है ना। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर बी एन इज परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस अपॉन ए, तो बी एन क्या हुआ, ए साइन थीटा। तो इसका मतलब सर पाथ डिफरेंस क्या हुआ, ए साइन थीटा। अब इसके बिहाफ पे अपने को मिनिमा और मैक्सिमा के पोजीशन मिलते हैं, बहुत जरूरी है बेटा, पेपर में सीधा सीधा इनके ऊपर तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और बहुत मतलब स्कोरिंग चैप्टर है ये, थोड़ा हेवी है, थोड़ा सा लेंथी है, बट स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा हो गया बच्चे। अब मैं आपको पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा देता हूं, राइट बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, सबसे पहले क्या आएगा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा, पहले मिनिमा ले लेते हैं, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। इंटरफेरेंस का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहां पर इंटरफेरेंस का थोड़ा सा उल्टा होगा, वहां पर डार्क के लिए लैम्डा था, मतलब कहानी सेम होती है, बस यहां पर थोड़ा सा ना याद रखना होता है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इधर जो आपका पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होना चाहिए, मानी ए साइन थीटा 1 जो होगा वो आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अगर मैं बोलूं ए साइन थीटा 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, दिस इज योर सेकेंड डार्क फ्रिंज, दिस इज योर सेकेंड डार्क फ्रिंज बच्चे। और करते करते ए साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा, दिस इज योर nth डार्क फ्रिंज। इसलिए बेटा एंगल काफी छोटा होता है डिफ्रैक्शन के लिए, थीटा जो है बहुत स्मॉल होता है, और फॉर वेरी स्मॉल एंगल आप सबको पता है आपका थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हो कि सर थीटा एन इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा एन
जिसको आप लिख सकते हो n लैम्डा बाय ए। ये एंगुलर पोजीशन है उसकी, अभी समझाऊंगा इसको। और सिमिलरली अगर मैं आपको यहीं पर बोल दूं अगले पेज पे बच्चे, अगर मैं यहीं पर बोल दूं आपको अगले पेज पर, पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बच्चे, पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तब आप क्या कहेंगे कि सर मेरा जो पाथ डिफरेंस है, देखो ये स्क्रीन है सेंट्रल मैक्सिमा, पहले डार्क होगा फिर आपका ब्राइट होगा, राइट, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर यहीं पर लैम्डा पाथ डिफरेंस दे दिया आपने तो ये लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए बट 2 लैम्डा से कम होना चाहिए, बीचों बीच यानी 3 लैम्डा बाई 2। तो पहले वाले के लिए ही जो आप लिख रहे हो यानी a sin थीटा 1 डैश, वो आपका 3 लैम्डा बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर देखोगे a sin थीटा 2 डैश बराबर 3 लैम्डा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। और nth के लिए क्या करोगे बच्चे, तो a sin थीटा n डैश बराबर यहां पर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 a होगा, सॉरी लैम्डा बाई 2 होगा, विच इज योर nth secondary maximum, which is your nth secondary maximum। आई बात समझ, फर्स्ट सेकंड और nth सब दे दिया आप, गॉट इट गाइस। अब क्या करेंगे आपका, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, फर्स्ट सेकेंडरी और मतलब आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा दे दिया। नाउ व्हाट, अब क्या करेंगे, तो अब आप डायरेक्शन ले लो, मानी साइन थीटा एन डैश इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा एन डैश, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, लैम्डा बाई 2। असल में बच्चों इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ सेम होता था, यहां पर भी अभी फ्रिंज विड्थ का वो लेंगे, थियरी लेंगे पूरा, है ना। यहां पर थोड़ी सी ना इंटेंसिटी में होता है, अगर मैं आपके साथ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊं, यहां पर अगर मैं आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दूं, ठीक है ना, अगर मैं आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दूं तो कुछ इस तरीके से होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है भैया बना दो सेंट्रल मैक्सिमा को, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये आपका हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे करते करते इंटेंसिटी कम होता जाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देन सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे करते करते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये क्या है इंटेंसिटी, ये क्या है डायरेक्शन, मानी ये सेंट्रल था, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए, डार्क में ऐसे करते करते पीछे में माइनस लैम्डा बाई ए माइनस 2 लैम्डा बाई ए। आपको बता दो बेटा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है और जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है उससे, यानी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा is only 4% of intensity of central maximum। समझ में आया कि नहीं आया, ओनली 4% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे आपने वहां पर भी किया तो यहां पर भी कर लेते हैं, फ्रिंज विड्थ, या वहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज का विड्थ, यहां पर सेंट्रल और सेकेंडरी मिनिमा का फ्रिंज विड्थ, मतलब आपका सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ। तो टॉपिक आया बच्चे विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। किस तरीके से करेंगे, वैसे ही करो यार। सोर्स से लाइट आ रही है, ये स्क्रीन है आपकी, यहां से ये फ्रिंज विड्थ है ए, यहां से लाइट आई, इधर बेंड हो गई है ना, और इधर से थोड़ा सा ऐसे कर लो, इधर से सीधा ऐसे सेंट्रल बना, यहां से आई होगी ऐसे करते, यहां से बेंड हो गई और इधर, ये क्या बना बेटा फ्रिंज विड्थ, कौन सा सेंटर, बीटा ना, क्या है ये सेंटर, मतलब ये ऐसा करके आप बना लो। इसके बाद आपका फर्स्ट
सेकेंडरी मतलब मिनिमा और नीचे में भी फर्स्ट में। व्हाट इज दिस? सेंट्रल मैक्सिमम। व्हाट इज दिस? सेंट्रल मैक्सिमम। ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमम। ये थीटा, ये थीटा। बच्चे एंगुलर पोजीशन क्या है? 2 थीटा। और दूरी क्या है इसके बीच में? d। और लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या है? बीटा नॉट। लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या है? बीटा नॉट। तो आप किस तरीके से करेंगे? पहले यहां पर आप लिखेंगे बच्चे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब कितनी बेंड हो गई। ऐसा देखो, ओपनिंग है यहां से ऐसे, मतलब देखो यहां से, देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये तो लीनियर विड्थ बन गया। बट ये जो एंगल जो आया था दैट इज एंगुलर विड्थ, यानी 2 लैम्डा और 2 थीटा, सॉरी। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या करोगे आप इसमें? 2 थीटा। आपको तो पता ही है थीटा किसके बराबर आया? लैम्डा बाय ए। आपको तो पता ही है भाई, ये तो यहाँ पर तो डार्क ही बना, यहाँ पर भी डार्क बना, तो थीटा इज लैम्डा बाय ए। तो 2 थीटा क्या होगा? 2 लैम्डा बाय ए। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, आप कह देंगे सर 2 लैम्डा बाय। लेकिन अगर कोई पूछे तो आपको ये भी तो पता है कि सर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस भी होता है। इसका मतलब 2 थीटा बराबर बीटा नॉट अपॉन डी भी होता है। इसका मतलब बीटा नॉट बराबर 2 थीटा इंटू डी भी होता है। ये एक फॉर्मूला आ गया, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम वो हो जाएगा आपका एंगुलर विड्थ इनटू दूरी, यानी आपका 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। दूरी मैंने कारण आपको ऊपर बता दिया, कारण आपको ऊपर बता दिया। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा का तो हो गया, अब सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, या सीधा सीधा लिख दो यार, सीधा सीधा लिख दो, लीनियर विड्थ ही तो निकालना है, यानी बीटा, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा यानी बीटा। ध्यान से देखो भाई, इसमें भी क्या होगा भाई, आपका जो देखो वहां पर हमने क्या किया था, फिफ्थ ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच की दूरी को आपने डार्क माना था, है ना। तो यहां पर भी ऐसे ही कर लो, nth सेकेंडरी मैक्सिमा में से n-1th सेकेंडरी मैक्सिमा माइनस कर लो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? या यू कहो n+1th मिनिमा और nth मिनिमा के बीच की जो दूरी होगी दैट विल बी सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। तो आप क्या कह दोगे यहां पर? आप क्या कह दोगे कि सर आपका द एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज, क्या होगा बच्चे? इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ nth and n+1th minima, nth and n+1th minima, nth and n+1th minima, यानी थीटा n+1 माइनस थीटा n इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था? n लैम्डा बाय a माइनस n-1 लैम्डा बाय a। आंसर कितना आया? लैम्डा बाय a। आंसर कितना आया? लैम्डा बाय a। और अगर लीनियर विड्थ की बात करेंगे तो क्या होगा? d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दैट इज बीटा, यानी दैट इज लैम्डा बाय a इंटू डी। शक्ल से समझ में आ रहा है, फिगर से, ये 2 लैम्डा डी बाय ए है और ये लैम्डा डी बाय ए है। इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंजेस सेम विड्थ के थे। यहां पर क्या हुआ कि बीटा नॉट बराबर 2 बीटा। इसका मतलब सर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑल्सो डबल द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, या सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा के आधा है। समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट्स ऑल फॉर योर डिफ्रैक्शन। Why not to do one question on diffraction? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, कोई बहुत टफ वाली बात नहीं। क्या कह रहा है सर? A slit of width A is illuminated by red light of wavelength lambda 6500 angstrom। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है, यानी वेवलेंथ कितना आ गया? 6500। ठीक है, ये भी P/Q है। For what value of A
the first minimum fall at an angle of diffraction of 30 degree, the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 degree. पहले तो आप केस कर लो. For first minimum, for first minimum of the diffraction, for first minimum of the diffraction, क्या करेंगे आप? मिनिमा के लिए तो a sin थीटा बराबर लैम्डा होगा, मानी a बराबर लैम्डा बाई साइन थीटा, यानी लैम्डा कितना है 6500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई साइन थीटा मानी साइन 30 यानी 1/2, 2 और ऊपर चला जाएगा. आंसर आया 13,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और यू कैन से 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर. समझ में आया? ये किसके लिए आया? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए. ये सोल्यूशन है आपका, ये आपका सोल्यूशन. और फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए भी तो यही होगा, a sin थीटा बराबर फर्स्ट है तो 3 लैम्डा बाई 2. याद है आपको? टॉपिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो सर a बराबर 3 लैम्डा बाई 2 इंटू साइन थीटा माने 3 इंटू 6500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाई 2 इंटू 1/2. यहां पर हो जाएगा 19,500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और यू कैन से 1.95 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर. और इसी के साथ आप लोगों का डिफ्रैक्शन का टॉपिक और पूरा वेव ऑप्टिक्स वन शॉट में निपटा दिया. जरा इसको पढ़ लेना एक बारी, किताबें भी देख लेना और फिर मुझे बता देना कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मिस है. समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ करवा दिया मैंने. इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक नीचे दिया उसमें मिल जाएंगे. अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, बाकी चैप्टर के वन शॉट्स भी आ ही रहे हैं आपके पास. तो बच्चों मिलते हैं फिर आपसे आपके अगले चैप्टर के वन शॉट में. तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी. बाय गाइस, बाय ऑल, गुड नाइट एंड यस, जय हिंद.